Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 19th June 2023. Let's begin today's nursing MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is the innermost layer of the heart is हमारे हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे किस नाम से जाना जाता है एपिकार्डियम एंडोकार्डियम मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम इस डायग्राम को देखकर आप यहाँ पर जो रेड कलर से हमने ये इनर लेयर ड्रॉ की है इसका क्या नाम है इसके बारे में आपको बताना है हार्ट के बारे में आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है मीडिया स्टाइनम एरिया है यानी दो लंग्स के बीच में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है ये बॉडी का होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जिसका काम हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई को पहुंचाना होता है हार्ट के वेट की बात की जाए तो ये फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम्स का होता है जबकि मेल्स में अप्रॉक्स 300 ग्राम के आसपास होता है और इसकी लोकेशन पोजीशन की बात करें तो ये बिल्कुल चेस्ट कैविटी में सीधा ना होकर हल्का तिरछा होता है यानी कि ऑब्लिक पोजीशन में पाया जाता है इसका ये जो तीखा नुकीला नीचे वाला पार्ट होता है हम इसे एपेक्स कहते हैं और इसके ऊपर वाले पार्ट को बेस कहा जाता है एपेक्स वाला एरिया हमारे हार्ट में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर पाया जाता है और यहीं से हम स्टेथोस्कोप की मदद से एपिकल पल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मोस्ट रिलायबल पल्स मानी जाती है इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही माना जाएगा हार्ट के सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये हमने इस डायग्राम में रेड कलर से ड्रॉ की है और इसे एंडोकार्डियम के रूप में जाना जाता है हमारा जो हार्ट है उसमें टोटल 3 लेयर्स पाई जाती हैं सबसे अंदर वाली लेयर के बारे में हमने आपको बताया इसे एंडोकार्डियम कहते हैं इसके बाद जो बीच वाली लेयर है जो कि यहाँ ग्रीन कलर से ड्रॉ की गई है इसे हम मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं और हार्ट के अंदर सबसे बाहर वाली जो लेयर आप देख रहे हैं इसे हम एपिकार्डियम के रूप में जानते हैं यहाँ पर जनरल मीनिंग की बात की जाए तो एपी शब्द का मतलब ही होता है सबसे ऊपर और कार्डियम एक सुफिक्स है जो कि हार्ट को डिनोट करता है यानी हार्ट के सबसे ऊपर वाली जो लेयर है सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं मायो शब्द बेसिकली मसल्स को डिनोट करता है यानी कि हार्ट की जो मिडिल लेयर है वो मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है और इसी मायोकार्डियम लेयर के कारण हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाता है हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम है मसल लेयर है ये इनवॉलेंटरली स्ट्रिएटेड मसल्स के द्वारा बनी होती है और इसी के कारण हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाता है ऑप्शन बी के अंदर एंडोकार्डियम की बात की जाए तो ये सबसे अंदर वाली लेयर है और ये एंडोथीलियम टिश्यूज की बनी होती है और स्पेसिफिकली यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा गया था हमारे हार्ट की सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है और मायोकार्डियम लेयर मसल्स की बनी होती है ये इनवॉलेंटरली स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं और जो हमारी एपिकार्डियम हार्ट की लेयर होती है यानी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ये कनेक्टिव टिश्यू और फैट की बनी होती है इस तरह से आप इस चीज को याद रखेंगे यहाँ पर पेरिकार्डियम इस नाम दिया गया है पेरी शब्द का मतलब होता है चारों तरफ और हार्ट कार्डियम शब्द का मतलब है हार्ट तो हमारा जो हार्ट है इसके चारों तरफ बाहर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसके अंदर हार्ट पाया जाता है इसे हम पेरिकार्डियम लेयर के रूप में जान सकते हैं बेसिकली इस पेरिकार्डियम की जो सेकंड इनर लेयर होती है इसे विसरल लेयर के रूप में जाना जाता है उसी से ही हमारी एपिकार्डियम लेयर का निर्माण होता है इसे चाहें तो आप इस तरह से और स्पेसिफिकली याद रख सकते हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए कुछ बेसिक चीजों के साथ हमने एक नई शुरुआत की है होपफुली आपको ये कंटेंट हेल्प करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज a drug used to treat
एल्जाइमर्स डिजीज इज, इनमें से कौन सी ड्रग एल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है? एस्प्रिन, क्लोरप्रोमेजिन, टैक्रीन, सर्ट्रेलिन। एल्जाइमर डिजीज बेसिकली ओल्ड एज में पाया जाने वाला डिजीज है। इसे हम सेनाइल डिमेंशिया डिजीज के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इस डिजीज में पर्सन की जो याददाश्त है वो बिल्कुल खत्म होने लगती है, उसकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है, पर्सन को डिमेंशिया होने लगता है। Alzheimer is a neurodegenerative condition in which person's memory, thinking and behavior affected। अल्जाइमर डिजीज ओल्ड एज में होने वाली वह कंडीशन है जिसमें पर्सन के न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति के सोचने की क्षमता, बिहेवियर और मेमोरी तीनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप बताएं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर हम टैक्रिन नाम की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। टैक्रिन ड्रग का अगर आप ट्रेड नेम जानते हैं, पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हैं कॉग्नेक्स। ट्रैक्रीन का ब्रांड नेम या ट्रेड नेम कॉग्नेक्स है। मार्केट में ये आपको कॉग्नेक्स नाम से अवेलेबल मिलती है। टैक्रीन बेसिकली सेंट्रली एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है, और ये पहली मेडिसिन है जो कि एल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। टैक्रीन एक पहली ड्रग है जो कि एल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ये सेंट्रली एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है। इस मेडिसिन के द्वारा हम पेशेंट को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसकी जो डिजीज कंडीशन है, उसके सिम्टम्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिएगा, एल्जाइमर्स डिजीज का कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन हम साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल करके कुछ हद तक पेशेंट में रिलीफ ला सकते हैं। इस डिजीज कंडीशन में टैक्रीन ड्रग के अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेडिसिन और इम्पॉर्टेंट हैं, इनके भी नाम आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल तीन मेडिसिन आपको बताई जा रही हैं। पहला है टैक्रीन, जो कि मार्केट में कॉग्नेक्स नाम से आपको अवेलेबल मिलती है। फिर आती है रीवेस्टिगमाइन और फिर आता है डोनेपेजिल। याद रखिएगा, एल्जाइमर के ट्रीटमेंट के लिए टैक्रीन, रीवेस्टिगमाइन, डोनेपेजिल, इन तीनों ही मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, इनमें से फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? फैलोपियन ट्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं। इस डायग्राम में ये फीमेल का यूट्रस है, ये यूट्रस का सर्विक्स वाला पार्ट है, और ये ओवरी से जुड़ा हिस्सा है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के रूप में जानते हैं। दिस इज यूट्रस एंड दिस इज ओवरी, and between uterus and ovary a tube like structure is found. This part that I am going to draw it dark known as fallopian tube. fallopian tube का क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं, या फिर ये बच्चे को पैसेज वे देती हैं, यानी बच्चे के बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाती हैं। ऑप्शन सी, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर ऑप्शन डी, यहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब लाइक मस्क्यूलर
हॉलो ऑर्गन है जो कि यूट्रस और ओवरी को आपस में कनेक्ट करती है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। फैलोपियन ट्यूब ओवरी से निकले ओवम को रिसीव करके अपने एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचाती हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म वेजाइना में डिपॉजिट किए जाते हैं, ये यहाँ से मूवमेंट करते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में पहुंचते हैं और इसी जगह पर ओवम और स्पर्म्स यूनाइट होते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होता है और फैलोपियन ट्यूब के स्पेसिफिक पार्ट का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं एम्पुला वाला पार्ट। ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा और सबसे मोटा पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं जिनमें सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा भाग होता है एम्पुला। यहीं पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम यहाँ से निकलकर यूट्रस में आगे की तरफ जाकर इम्प्लांट होता है और फिर वहाँ से बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट की राइट इम्प्लांटेशन साइट कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। पोस्टीरियर अपर पार्ट में जो एग है, जाइगोट है, वो जाकर इम्प्लांट होता है, वहीं से बेबी आगे ग्रो करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड एग अगर पोस्टीरियर अपर पार्ट या यूट्रस के अंदर किसी जगह इम्प्लांट ना होकर कहीं बाहर इम्प्लांट हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट एम्पुला होती है, यानी जहां पर एग इम्प्लांट होता है उसी जगह पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्टली देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following ethical principle refers to doing good to the client? किसी पेशेंट के लिए जब आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं या किसी पेशेंट का, क्लाइंट का कुछ अच्छा आप करते हैं, तो एथिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे किस टर्म द्वारा बताते हैं? क्या ये बेनेफिसेंस कहलाता है, नॉन मैलेफिसेंस कहलाता है, ऑटोनॉमी कहलाता है या फिर जस्टिस कहलाता है? जस्टिस शब्द का हिंदी में मीनिंग होता है न्याय, यानी कि किसी भी पर्सन में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए उसे जिस भी तरह की केयर की आवश्यकता है उसे प्रॉपर वो केयर देना जस्टिस है। ऑटोनॉमी की बात की जाए तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। हिंदी में सिंपली आप इसे आज़ादी कह सकते हैं, फ्रीडम कह सकते हैं। किसी भी पेशेंट को कुछ हद तक अपनी इच्छा अनुसार कुछ चीज़ों का चयन करना या किसी विशेष प्रकार के कार्य को करना सेल्फ डिटर्मिनेशन या आज़ादी कहलाता है। ये ऑटोनॉमी नामक एथिकल प्रिंसिपल के रूप में आपको देखने को मिलता है। नॉन मैलेफिसेंस शब्द को याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रखिएगा, पेशेंट की जान या उसके माल को नुकसान नहीं पहुंचाना। यहाँ पर नॉन का मतलब होता है नहीं और मेल को आप माल पढ़ सकते हैं। तो पेशेंट के जान या माल को नुकसान नहीं पहुंचाना नॉन मैलिफिसेंस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। इस ट्रिक से आप इस चीज को याद रख सकते हैं और इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली आपके नॉरसेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नॉरसेट 2023 सेकंड जो कि होने वाला है, उन एग्जाम्स में इस तरह की टर्मिनोलॉजी काफी पूछी जाती है। प्रीवियसली ये सभी टर्म्स पूछी भी गई हैं।
फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है, जो कि यहाँ पर सही आंसर भी माना जाएगा। किसी भी पेशेंट के लिए जब आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, उसे बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे फायदा पहुंचाते हैं, तो ये चीज बेनेफिसेंस कहलाती है। याद कैसे रखेंगे? बेनेफिसेंस के अंदर शुरुआत में कहीं ना कहीं जो स्पेलिंग है, ये बेनिफिट से रिलेटेड है। पेशेंट के लिए कुछ अच्छा करना, गुड करना, बेनिफिट पहुंचाना बेनिफिसेंस कहलाता है। पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाना बेनिफिसेंस कहलाता है। इस तरह से आप सिंपली इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHEB? CHEB का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो। ऑप्शन ए और सी सेम है, इसलिए हम ऑप्शन सी को हटा रहे हैं। और लास्ट है ऑप्शन डी, सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHEB? Yes, the right answer is option A. CHEB stands for Central Health Education Bureau. Central Health Education Bureau 1956 के अंदर बोर कमिटी और प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो बनाया गया था। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो में पब्लिसिटी यूनिट ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को इंक्लूड किया गया था। इसके निर्माण से पहले पब्लिसिटी यूनिट अलग थी। शुरुआत में CHEB बहुत ही छोटे रूप में फॉर्म किया गया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी पब्लिसिटी होने लगी, इसके वर्क इफेक्टिवली होने लगे, तब धीरे धीरे इसमें कई सारे डिविजन्स बनाए गए और ट्रेंड टेक्निकल पर्सोनल्स को इंक्लूड किया गया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी इसमें बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, recording of electrical activity of skeletal muscle is known as। अगर किसी पेशेंट के skeletal muscles की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? क्या ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी है? क्या ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है? क्या ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है? क्या ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है? इस इन चारों टर्म्स के अंदर जो मेन वर्ड है उसे हमने हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। इसके बिहाफ पर आप इजीली अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बताया गया है, ECT बताया गया है। इस थेरेपी का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन में है, यानी बहुत ही बुरी स्थिति में है मानसिक अवसाद की, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसे ब्रेन में इक्विपमेंट पहनाकर, स्कल पर इक्विपमेंट लगाकर इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करते हैं, जिससे कि उनका डिप्रेशन कुछ हद तक ठीक हो जाता है। ये प्रोसेस या ये ट्रीटमेंट मेथड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहलाता है। पहले इसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी कहा जाता था। तो ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। सेकंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे आप सिंपली ECG के नाम से जानते हैं, और कार्डियो शब्द यहाँ पर आया है तो इसका मतलब है हार्ट से रिलेटेड। अगर आप हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पर नोट करते हैं तो ये प्रोसीजर ECG कहलाता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, जिसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी प्रोसीजर बताया गया है। ये बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। इसके अंदर हम ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नोट करते हैं। हम पेशेंट के सिर पर एक इक्विपमेंट लगाते हैं जो कि कई सारे
वायर्स से बना हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसे पहनाकर फिर हम क्लाइंट के ब्रेन में कैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसे वेव फॉर्म में पेपर पर नोट करते हैं। ये बेसिकली क्लाइंट को कन्वर्जन्स क्यों आ रहे हैं इसका कारण पता करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है जो कि यहाँ पर सही आंसर भी माना जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोमायोग्राफी वर्ड के अंदर मायो शब्द पर गौर कीजिएगा। मायो शब्द का मतलब होता है मसल से रिलेटेड। अगर आप शरीर के किसी भी मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करते हैं तो ये चीज इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाती है। मायो मीन्स मसल, इलेक्ट्रोमायोग्राफी मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डिंग ऑफ द स्केलेटल मसल्स। Take screenshot for your revision. Next question is Briand's traction is indicated in इनमें से किस कंडीशन के होने पर ब्रियांड्स ट्रैक्शन लगाया जाता है? फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर, रेडियस फ्रैक्चर। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर बोन फ्रैक्चर होती है तो फर्दर डैमेज या इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए बोन्स को अलाइनमेंट में मेंटेन करने के लिए यानी एक निश्चित आकार में हड्डियों को रखने के लिए, पेशेंट में मसल स्पाज्म ना होने देने के लिए, उसको डिस्कम्फर्ट और पेन से रिलीफ दिलाने के लिए जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक हम उसे ट्रैक्शन लगाते हैं। होपफुली अब आप समझ गए होंगे किसी भी क्लाइंट में फ्रैक्चर होने के बाद ट्रैक्शन लगाने के मेन कारण है बोन अलाइनमेंट मेंटेन करना, मसल स्पाज्म के डेवलपमेंट को रोकना, पेन और डिस्कम्फर्ट को नहीं होने देना। अब आपको ये बताना है कि ये जो ब्रांड्स ट्रैक्शन है वो इनमें से किस प्रकार के फ्रैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। एक हिंट और मैं आपको दे देता हूँ, ये ब्रायन्स ट्रैक्शन बेसिकली बच्चों में, छोटे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रैक्चर ऑफ फीमर। अगर किसी बच्चे की जांग की हड्डी टूट गई है, फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है या फिर उसे कंजेनाइटल हिप डिजीज कंडीशन है तो वहां पर हम ब्रायन्स ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। दो कंडीशंस हो गई। पहला तो फीमर बोन यदि फ्रैक्चर हो गई है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चे को कंजेनाइटल हिप रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन है तो वहां पर आप ब्रायन्स ट्रैक्शन लगा सकते हैं। अब ये ट्रैक्शन कैसे लगाया जाता है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के रूप में सेव रख सकते हैं आप अपने पास। ये एक छोटा बच्चा है जिसमें फीमर बोन इस जगह से फ्रैक्चर हुई है, या फिर इसे हिप में किसी प्रकार की डिसलोकेशन जैसी कोई कंडीशन है, तो हम इस बच्चे को बेड पर लिटाकर उसके हिप को 90 डिग्री पर फ्लेक्स करते हुए दोनों पैरों को इस प्रकार से हवा में लटका कर रखेंगे। इस प्रकार का जो ट्रैक्शन है इसे हम ब्रियांस ट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is a gland that disappear in adult but it active during childhood। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ग्लैंड का नाम सेलेक्ट करना है जो कि चाइल्डहुड एज के अंदर तो एक्टिव होती है, पाई जाती है, वर्क करती है, लेकिन जैसे ही पर्सन प्यूबर्टल एज में आता है, अडल्ट एज में आता है, ये डिसअपियर होने लगती है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर थाइमस। The right answer is option D, thymus gland
बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। हमारा जो मीडियास्टाइनल कैविटी होता है थोरेसिक एरिया में, चेस्ट एरिया में, उसके अंदर ये थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन या इनके मैचुरेशन की मेन साइट मानी जाती है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, थाइमस ग्लैंड इज अ मेन साइट ऑफ टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन, या फिर इसे मैचुरेशन कह सकते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए इसेंशियल होती है। जब कोई पर्सन प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है, तब इस ग्लैंड का जो साइज होता है वो अराउंड 15 से 35 ग्राम के बीच में होता है। और जैसे ही पर्सन अडल्ट एज में आता है, ये ग्लैंड धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, श्रिंक होने लगती है, वजन में कम होने लगती है, और अडल्ट एज के अंदर ये सिर्फ 5 ग्राम की एक छोटी सी ग्लैंड के रूप में रह जाती है। बेसिकली जब ये ग्लैंड श्रिंक होना शुरू होती है, तो इस ग्लैंड के अंदर मौजूद लिम्फोइड टिश्यूज को फाइब्रोटिक टिश्यूज द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is not true about female urethra? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन फीमेल यूरेथ्रा के लिए सही नहीं है? यूरेथ्रा वह बॉडी का आउटलेट है जहां से यूरिन पास किया जाता है। यूरेथ्रा इज अ स्ट्रक्चर बाय विच वी पास यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। अब इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या फीमेल यूरिथ्रा 4 सेंटीमीटर लंबा होता है? ऑप्शन बी, इट इज शॉर्टर देन मेल यूरिथ्रा। ये मेल यूरिथ्रा की तुलना में छोटा होता है। ऑप्शन सी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस। ये वेजाइनल ओपनिंग्स के पीछे होता है। ऑप्शन डी, इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। ये फीमेल यूरिथ्रा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और जब इसमें कैथेटराइजेशन किया जाता है तो ये हल्का रेसिस्टेंस शो करता है, यानी कैथेटर्स आसानी से इसके अंदर नहीं जा पाता, थोड़ा रेसिस्टेंस शो होता है। ऑप्शन वन की बात की जाए तो फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है, ये चीज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। यहाँ पर गौर करिएगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन डी के अंदर बताया गया है कि ये स्ट्रेट कैनाल होती है जो कि माइनर रेसिस्टेंस शो करती है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसे सही आंसर नहीं मान सकते। अब मेल यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो अराउंड 17 to 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है, जो कि फीमेल की तुलना में काफी लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है। तो ये चीज भी आपकी बिल्कुल सही है, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया था कि फीमेल यूरिथ्रा शॉर्टर होता है मेल की तुलना में, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, जो कि सही आंसर है। फीमेल में जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, उसके पोस्टीरियर सरफेस पर एनल ओपनिंग होती है, न कि यूरिथ्रल ओपनिंग। एक डायग्राम में इसे आप इस तरह से समझिएगा, ये वेजाइनल ओरिफिस है, वेजाइनल ओपनिंग है, तो इसके इस जगह पर, इसके जस्ट ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग पाई जाएगी, और इसके पोस्टीरियर साइड में नीचे की तरफ जो है वो एनस पाया जाएगा, एनाल ओपनिंग पाई जाएगी। तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो पोस्टीरियर में नहीं होती है, वो एंटीरियर साइड में होती है। वेजाइनल ओपनिंग के एंटीरियर पार्ट में, वेजाइनल ओरिफिस के एंटीरियर पार्ट में फीमेल यूरिथ्रा पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो सी इज राइट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए
फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें